आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो इश्क नापाक भाग 1 ट्रेलर। सुलझे हुए सवालों के उलझे हुए जवाब हैं। ये जिंदगी है जनाब, इसके अलग रुबाब उलझने हैं। वो हंसी चेहरा मुझसे दूर मेरे दिल के करीब है, जिसे देखता हूँ ख्वाबों में वो अब ये ख्वाब है। इश्क के दहलीज पे हर इंसान फिरकता है, गोते कोई खा जाता है, कोई डूबता सिसकता है। इश्क की नरमी है या बेरहमी, कोई तो जवाब मिले। इश्क की क्या मर्जी है जो अर्जी बार बार करे। कोई छूटा ना जग में, हर मन चाहत इश्क की रखता है। इश्क की दहलीज पे हर इंसान फिरकता है। आग से सुलगने लगती है जिस्म में उसकी एक निगाह भर से। ना जाने उसके सख्त हाथों की छुअन क्या कयामत ढाएगी। पागलपन की हद तो देखो, ये जानते हुए भी कि दहलीज के बाहर एक आग का दरिया है। फिर भी दिल उस आग की तपिश को करीब से महसूस करना चाहता है। ये आग तबाही के सिवा कुछ नहीं देगी, फिर भी दिल उस आग में जलना चाहता है। मोहब्बत ने कब किसको आबाद किया है जो ये मुझे करेगी। इस इश्क में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं, और ये दिल कह रहा है उसे रुसवाई का डर नहीं। समंदर में उफनती लहरों की आवाज आज युवराज सिंह राठौड़ के भीतर उठते तूफान को शांत करने की बजाय और भड़का रही थी। सिमी को गए हुए 11 साल बीत चुके थे। इन 11 सालों में कभी उन्हें किसी के साथ की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, पर आज उसे देखने के बाद दिल में एक चाह सी जागी थी। पहली बार उन्हें जिंदगी में एक जीवन साथी की कमी खली थी। जब भी कभी दोस्त रिश्तेदार युवराज को दूसरी शादी के लिए कहते तो वो टाल दिया करते थे, ये कहकर कि सिमी ही उनके लिए सब कुछ थी और उसके गुजर जाने के बाद उसकी यादें ही काफ़ी हैं बची हुई जिंदगी जीने के लिए। फिर अकेले होने के लिए उनके पास समय ही कहाँ है। उनके 17 वर्षीय बेटी निया और 13 वर्षीय बेटा रुद्र ही काफ़ी थे उन्हें व्यस्त रखने के लिए। बच्चे और काम, इसके सिवा उन्हें कुछ सोचता ही नहीं था। निया, रुद्र और उनकी नैनी काया समंदर में खेल रहे थे। यही उनका छोटा सा परिवार था। निया के जन्म के बाद युवराज की पत्नी सिम्मी ने काया को नैनी के तौर पर रखा था। काया के अच्छे स्वभाव ने सिम्मी का दिल जीत लिया था। दोनों में दोस्ती हो गई थी और निया को लेकर वो उस पर भरोसा करने लगी थी। रुद्र के जन्म के बाद सिम्मी बीमार पड़ने लगी थी। इतना इलाज करवाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। अंतिम सांसें लेने से पहले उसने काया से वादा लिया था कि वो उसके दोनों बच्चों का ख्याल बिल्कुल सगी माँ की तरह रखेगी। और बस काया फिर यही रुक गई हमेशा के लिए। बच्चे अपना खेलने में मस्त थे और वो चट्टान पर बैठे हुए डूबते सूरज को देखकर कुछ सोच रहे थे। उनकी आंखों के आगे बार बार उसी का चेहरा घूम रहा था। समंदर था उसकी आंखों में और उन्हें समंदर बेहद पसंद था। अपने डैडी को सोच में गुम देख निया उनके पास आकर बैठ गई। क्या सोच रहे हैं डैडी? ऑफिस की किसी बात से परेशान है क्या? मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में सोच रहा हूँ। कभी कभी बड़ा अकेलापन महसूस होता है निया। आप अकेले कहाँ हैं डैडी? मैं और रुद्र तो है ना आपके पास। निया समझ गई थी कि उसके डैडी किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर उसने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो नहीं चाहती थी उनकी ज़िंदगी में कोई उसकी मम्मी की जगह ले। सही कहा। चलो घर चलते हैं, अंधेरा होने लगा है। निया, रुद्र और काया आंटी को आवाज़ लगाने लगी। रुद्र, आंटी, डैडी बुला रहे हैं, जल्दी वापस आइए। घर पहुंचने के बाद युवराज अपने कमरे में चले गए थे और बच्चे अपने कमरों में। काया रात के खाने के लिए शालू को निर्देश देने चली गई थी। शालू घर की पुरानी कुक थी और उनका बेटा राकेश युवराज का ड्राइवर था। कमरे में पहुंचते ही युवराज ने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया। हेलो देविंदर, एक काम था। जी सर, कहिए ना। मुझे मिसेस रश्मिका बत्रा और उनके परिवार के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी चाहिए, आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों। ध्यान रहे जानकारी गूगल से ना ली गई हो। कल शाम तक रश्मिका बत्रा की फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। जी सर। युवराज कुछ दिन पहले एक पार्टी में रश्मिका बत्रा से मिले थे। उम्र में लगभग उनके बराबर ही थी। दिखने में चुस्त कसा हुआ शरीर, कौन कह सकता था उसे देखकर कि वो एक जवान लड़की की माँ है। युवराज और रश्मिका बत्रा काफ़ी देर तक इधर उधर के मुद्दों पर बात करते रहे थे। उनसे बातचीत करने के बाद वो इतना तो समझ गए थे, इस औरत के पास खूबसूरती के साथ दिमाग भी है। कल शाम ही रश्मिका ने उन्हें चाय पर घर बुलाया था। बस जब से वहाँ से आए हैं तब से दिलो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें नजरों के आगे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। सिमी के जाने के बाद
पहली बार किसी के करीब जाने की ख्वाहिश जागी थी। जानता हूँ ये गलत है, उम्र का एक लंबा फासला है, पर चाहतों को कब फासलों से डर लगा है। युवराज के दिल में उसी की तस्वीर छप गई थी। पहली मुलाकात ने ही उनके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर किया था कि वो उससे शादी करने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। निया और रुद्र की सहमति के बिना वो ये कदम उठाना नहीं चाहते थे। रुद्र तो बच्चा था, उसे मनाना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन निया को मनाना बहुत मुश्किल था। खैर, इस मुश्किल से उबरने का उपाय भी उन्होंने ढूंढ लिया था। बच्चे काया के बहुत करीब थे और उन्हें वो माँ की तरह मानते थे। काया ही थी जो उन्हें उनकी दूसरी शादी के लिए मना सकती थी। युवराज मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराने लगे कि जिस लड़की से शादी करने का फैसला उन्होंने ले लिया है, अभी तक तो उससे बात भी नहीं हुई है ठीक से। शादी की बात तो बहुत दूर की है। सुबह ऑफिस पहुंचते ही युवराज ने मिसेस रश्मिका को फ़ोन लगा दिया था उनसे बात करने के लिए। बेटी को शादी के लिए राज़ी करने से पहले उसकी माँ को राज़ी करना ज़रूरी था। वैसे तो उन्हें ना कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। समाज में उनका अच्छा खासा रुतबा था, होता भी क्यों नहीं। वो आखिर राठौड़ कंस्ट्रक्शन के मालिक जो थे, उनके कई छोटे बड़े बिजनेस थे। समंदर के पास एक बहुत बड़ा बंगला था, महंगी गाड़ियाँ थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से वो हर पार्टी की शान हुआ करते थे और उनके बीवी के गुजरने के बाद हर औरत उनके करीब आने की चाह रखती थी। लेकिन उनके दिल को कभी कोई छू ही नहीं पाया, इसलिए उन्होंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। पर अब मौसम बदलने लगा था, समंदर में लहरें उफान पर थी। श्रद्धा ने उनकी शांत जिंदगी में आकर खलबली मचा दी थी। श्रद्धा रश्मिका बत्रा की बेटी थी। शाम होने से पहले ही उनका सेक्रेटरी देवेंद्र मिसेस रश्मिका बत्रा की फाइल लेकर उनके कैबिन में आ पहुंच गया था। युवराज ने एक नज़र घड़ी की ओर दौड़ाई और एक नज़र देवेंद्र की ओर, मुस्कुराते हुए बोले, मुझे यही बात तो तुम्हारी बहुत पसंद है, हमेशा समय से पहले काम पूरा कर देती हूँ। आओ बैठो, बताओ क्या खास खबर है। रश्मिका बत्रा के पति रजनीश बत्रा की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। ये तो सभी जानते हैं, इसमें खास बात क्या है। ऐसा सुनने में आया है कि रजनीश बत्रा ने रश्मिका को किसी और के साथ देख लिया था और अपने ही घर में इस वजह से उनको अचानक से दिल का दौरा पड़ गया था। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है देवेंद्र। जी सर, रजनीश बत्रा का बिजनेस खस्ता हालत में है और रश्मिका बत्रा एक नए बकरे की तलाश में है। मतलब वो दूसरी शादी के लिए किसी अमीर आदमी की तलाश में है जो उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। इसका मतलब काफ़ी चालाक और लालची किस्म की औरत है। अच्छा, उसकी बेटी श्रद्धा कैसी है? उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना? श्रद्धा वैसी ही है जैसी इस उम्र में लड़कियां होती हैं। एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, फिलहाल सिंगल है। खास बात यह है कि उसका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है अपनी माँ के साथ। इस फाइल में रजनीश बत्रा की कंपनी की सारी जानकारी है, साथ ही रश्मिका बत्रा और उसकी बेटी श्रद्धा बत्रा की निजी जानकारी भी है। शुक्रिया देवेंद्र, मैं फाइल देख लूँगा, अब तुम जा सकते हो। युवराज ने अच्छे से फाइल देख ली थी और रास्ता भी निकाल लिया था श्रद्धा से शादी करने का। रश्मिका बत्रा की फाइल से युवराज ने श्रद्धा की तस्वीर अपने पास संभाल कर रख ली थी। ना जाने क्यों वो उन्हें इतना भा गई थी। बात सिर्फ खूबसूरत चेहरे और शरीर की नहीं थी, उसमें कुछ अलग सी बात थी जो उन्होंने आज तक किसी लड़की में नहीं देखी थी। उसमें आग भी थी और पानी भी, ठंडक भी। दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत थी, तभी शायद वो दुनिया में सबसे अलग थी। शाम को ऑफिस से घर आए तो काया निया को गिटार बजाना सिखा रही थी। दोनों अक्सर शाम के समय संगीत का अभ्यास किया करते थे। काया की वजह से युवराज बेफिक्र रहते थे अपने बच्चों को लेकर। उन्हें पता था काया है उनके बच्चों के लिए। युवराज को देख निया उनके पास आकर गले से लग गई। आज डैडी जल्दी आ गए ऑफिस से? आपको फिर से कहीं किसी पार्टी में तो नहीं जाना ना? बड़ी हो गई है मेरी बेटी और समझदार भी। मिस्टर गोयल के यहाँ पार्टी है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा, नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे। नाराज ना हो निया, ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, जल्दी आ जाऊंगा। तभी रुद्र भी आ गया। ओह डैडी, आप हर पार्टी में जाते वक्त यही कहते हैं। रुद्र, अब तुम मत शुरू हो जाओ। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? काया से आकर तुम्हारी रिपोर्ट लूँगा। अच्छी चल रही है, काया आंटी आपको अच्छी रिपोर्ट देंगी, है ना आंटी? ये सुनकर काया मुस्कुराने लगी। रुद्र जितना बड़ा हो रहा था उतना ही शरारती होता जा रहा था। लगता है कान खींचने पड़ेंगे, आंटी बड़े बच्चों के कान नहीं खींचती। तुम कितने भी बड़े हो जाओ रुद्र, मेरे लिए तुम बच्चे ही रहोगे। चलो कमरे में जाकर अपना होमवर्क पूरा करो, मैं अभी आकर देखती हूँ। जी आंटी। युवराज तैयार होने अपने कमरे में चले गए थे। उन्हें पार्टियों में जाना सख्त पसंद नहीं था, लेकिन मिस्टर गोयल की पार्टी में जाने की खास वजह एक ही थी, उसमें रश्मिका बत्रा भी आने वाली थी अपनी बेटी के साथ, और श्रद्धा को देखने का मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। पार्टी के लिए निकलने से पहले उन्होंने काया से कहा,
काया, मुझे पार्टी से आने में देर हो जाएगी, तुम बच्चों को डिनर कर लेना और बच्चों को समय पर सुला देना। मगर आप तो कह रही थी कि आप जल्दी आ जाएंगे। ओहो, समझा करो काया, वो तो बच्चों को समझाने के लिए कहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए काया को शुक्रिया कहा उनके बच्चों को संभालने के लिए, और वो पार्टी के लिए निकल गए। सिमी के जाने के बाद काया ने ही संभाला था युवराज के बच्चों को और उनके घर को। दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था। कई बार युवराज उससे अपनी निजी बातें साझा करती थी। इन 11 सालों में वो ना जाने कब उन्हें मन ही मन पसंद करने लगी, उसे पता ही नहीं चला। वो रोज़ सोचती थी युवराज से अपने दिल की बात कहने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। निया ने काया आंटी और युवराज की बातें सुन ली थी। युवराज ने उन्हें झूठ बोला था कि वो पार्टी से जल्दी आ जाएंगे। वो समझ गई थी पार्टी में जाने की असली वजह कुछ और थी। आजकल ना जाने क्यों से ऐसा आभास हो रहा था कि उसके पापा उससे दूर जाने वाले हैं। वो अपने पापा की ज़िंदगी में अपनी माँ के सिवा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा की ज़िंदगी में कभी कोई दूसरी औरत आए। उसे सौतेली माँ के ख्याल से भी नफरत महसूस होती थी। पार्टी का माहौल बड़ा शानदार था। शराब और हुस्न कोने कोने में मौजूद था। सबसे मिलने की औपचारिकता पूरी करने के बाद युवराज की आंखें रश्मिका बत्रा और उसकी बेटी श्रद्धा को तलाश रही थी। तभी पीछे से किसी ने उनके पीठ पर हल्की सी थपकी दी। युवराज पीछे मुड़कर देखा तो रश्मिका बत्रा खड़ी थी। किसे तलाश रही हैं आपकी नजरें? जरा हमें भी तो पता चले। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके होते हुए किसी और को तलाशने की जरूरत कर सकती है ये आंखें? हाँ, फ्लर्ट अच्छा कर लेते हैं आप। खैर और बताइए कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हालात पे हूँ, आप बताइए आपके क्या हाल हैं? जिस दिन से आपसे मुलाकात हुई है तब से हाल बेहाल है। बस आप फ्लर्ट कर रही हैं मिसेस रश्मिका। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आपसे उस दिन की पार्टी की मुलाकात ने मुझे काफ़ी प्रभावित कर दिया है। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद आप में ज़रा सा भी पैसे का घमंड नहीं है। मुझे नहीं लगता जितना आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं उतना कोई और बिजनेसमैन करता होगा। ये बात वाकई काबिल तारीफ़ है। मिसेस रश्मिका, अब आपको ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हैं मेरी। है मेरी छोड़िए, आप अकेली आई हैं पार्टी में? आपकी बेटी नहीं आई? युवराज ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। आई है ना, वो देखिए, वो इधर ही देख रही है हमारी तरफ। मैं उसको अभी लेकर आती हूँ आपसे मिलवाने के लिए। जी ज़रूर। युवराज दूर से श्रद्धा को निहार रहे थे। उसी की एक झलक पाने के लिए ही तो वो पार्टी में आए थे। आंखों ने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। रश्मिका श्रद्धा का हाथ अपने हाथों में लिए मुस्कुराए हुए आ रही थी। उन्होंने धीरे से श्रद्धा के कानों में कहा, तमीज़ से मुस्कुराकर बात करना। क्यों? बदतमीजी से बात करूंगी तो पकड़ा भाग जाएगा। जब देखो हर पार्टी में मेरे लिए नया बाप तलाशती रहती हो। बकवास बंद करो श्रद्धा और चुप रहो। मिस्टर युवराज, ये रही मेरी बेटी श्रद्धा। हेलो श्रद्धा। हेलो मिस्टर युवराज। रश्मिका श्रद्धा के बारे में बता रही थी कि तभी उन्हें किसी और ने आवाज़ लगा दी और वो श्रद्धा और युवराज को छोड़कर उधर की तरफ चली गई। उनके जाते ही युवराज ने राहत की सांस ली। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई श्रद्धा? जी हाँ, अभी कॉलेज पूरा किया है। मैंने बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन किया है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया कोर्स है। जी, इसके बाद क्या करने का इरादा है? मास्टर्स करने का। श्रद्धा को इधर उधर देखते हुए युवराज ने पूछा, तुम्हारा मन इस पार्टी से भागने का कर रहा है क्या? हाँ, ये बात आपको मेरा चेहरा देखकर पता चली है कि या फिर आप में हुनर है लोगों के मन की बात जानने का? ये बात मुझे तुम्हारी आंखें देखा पता चली है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे मन का आईना है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे भी यहाँ बोरियत महसूस हो रही है। चलो कहीं चलते हैं। युवराज ने मुंह बनाकर कहा। कहाँ? श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा। समंदर के किनारे बीच पर। मुझे समंदर बहुत पसंद है। मुझे भी। चलिए चलते हैं। मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। ऐसा करते हैं, पहले मैं निकलती हूँ यहाँ से, फिर आप 10 मिनट बाद निकलिएगा। मैं आपको बाहर मिलूंगी पार्किंग के पास। मैं मम्मी को बताकर आती हूँ। श्रद्धा की इस बात ने एक अलग ही रोमांच पैदा कर दिया था युवराज के भीतर। उन्हें लग रहा था जैसे वो भी श्रद्धा के बराबर हो गए हो इस पार्टी में। पार्टी से यूँ झूठ बोलकर निकलना, वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ, जज्बातों को मानो आज पंख लग गए हों। में इंतजार कर रही थी। 10 मिनट कब के बीत चुके थे, युवराज अभी तक आए नहीं थे। श्रद्धा का पारा चढ़ने लगा था। उन्होंने उन्हें फ़ोन लगाया और गुस्से से उन्हें कहा, अगर आप अभी 5 मिनट पे नहीं आए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मैं तुम्हें निकलने दूंगा तब तो तुम निकलोगी ना? मतलब ज़रा पीछे मुड़कर देखो, मैं सफ़ेद मर्सिडीज़ के पास खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। श्रद्धा मुस्कुराती हुई उनकी कार की तरफ चली गई थी। गाड़ी में बैठते युवराज ने उनसे सॉरी कहा। आपको देर कैसे हो गई आने में? तुम्हारी मम्मी ने रोक लिया था। अब उनको नज़रअंदाज करके तो नहीं आ सकता था ना? ओह, मेरी वजह से आपको मम्मी की कंपनी छोड़कर आना पड़ा। आप चाहे तो पार्टी में वापस जा सकते हैं। मैं कैब पकड़कर घर चली जाऊंगी। बड़ी जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है, गुस्सा करते हुए तुम्हारी छोटी सी नाक लाल हो जाती है। सॉरी कहा ना श्रद्धा, मान भी जाओ। ठीक है, पर मुझे इंतज़ार पसंद नहीं। अच्छा, और क्या क्या पसंद नहीं?
सब कुछ एक ही दिन में जान लेंगे तो फिर आगे आपके पास मुलाकात का कोई बहाना नहीं बचेगा। तुमसे मुलाकात के लिए मुझे बहानों की ज़रूरत नहीं है। ओह अच्छा। वो देखिए बीच आ गया। रात के समय चांद की दूरिया रोशनी से बीच रोशन था। समंदर की लहरों का शोर, गीली रेत पर श्रद्धा के साथ नंगे पांव चलना दिलो दिमाग के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं था। तेज हवा से श्रद्धा के चेहरे पर बाल बार बार उड़कर आ रहे थे और वह उन्हें कानों के पीछे अटकाने की कोशिश कर रही थी। बाल बांध क्यों नहीं लेती? कैसे बांधूं? मेरे हाथ में सैंडल्स हैं। लाओ अपने सैंडल्स मुझे दे दो, तुम अपने बाल बांध दो। मिस्टर युवराज सिंह राठौड़ के हाथ में श्रद्धा बत्रा के सैंडल्स? कहीं कल के अखबार की हेडलाइंस ना बन जाए। फिलहाल यहाँ कोई मीडिया नहीं है, तुम बेफिक्र होकर अपने सैंडल्स मेरे हाथ में दे सकती हो। युवराज ने उसके सैंडल्स हाथ में पकड़े हुए थे और श्रद्धा उन्हें बाल बांध रही थी। श्रद्धा का नशा उन पर इस तरह चढ़ गया था कि उन्हें उसके सैंडल्स पकड़ने में भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था। वो बस उसे मंत्रमुग्ध होकर निहारे जा रहे थे। कुछ देर साथ चलने के बाद दोनों पत्थर पर बैठ गए थे। कितनी अजीब बात है ना श्रद्धा, हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त रात के अंधेरे में समंदर के किनारे साथ में वक्त बिता रहे हैं। मैं जितना जानती हूँ कि आप राठौड़ कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं और मेरे साथ आप कुछ गलत नहीं करेंगे, इतना भरोसा मुझ पर। पता नहीं क्यों मुझे आप उस तरह के इंसान नहीं लगते जो लड़कियों को उपभोग की वस्तु समझती हैं। आप कभी भी किसी से रिश्ता रखेंगे तो वो महज समय बिताने के लिए नहीं होगा, वो बेहद अहम होगा। युवराज उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मेरी तरफ? एक ही मुलाकात में तुम मुझे अच्छी तरीके से समझने लगी हो। कुछ लोग अनजान होकर भी एक ही मुलाकात में समझ आ जाते हैं और कुछ लोगों के साथ कितना भी वक्त गुजार लो आप उन्हें समझ ही नहीं पाते। तुम अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो श्रद्धा, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी बातों ने मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये सुनकर श्रद्धा मुस्कुराने लगी। अच्छा ये बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी पत्नी सिमी को गुजरे हुए 11 साल बीत चुके हैं। मेरी 17 साल की बेटी है निया और 13 साल का बेटा है रुद्र। 11 साल बहुत लंबा समय होता है। आपने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? इन 11 सालों में कभी किसी की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों से जीवन साथी की कमी खलने लगी है। श्रद्धा ने हंसते हुए कहा, ये कमी मेरी मम्मी को देखकर तो नहीं खलने लगी ना? नहीं, मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। ये तो गलत बात हुई मिस्टर युवराज, मेरी मम्मी तो आपसे शादी करने के सपने देख रही हैं। ये बात सुनकर युवराज हैरान रह गए थे। मैंने तो उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि जिससे उन्हें लगे कि मैं उनमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। वो ऐसी ही हैं, हर अमीर व्यक्ति को देखकर उससे शादी करने के बारे में सोचने लगती हैं। तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए अपनी मम्मी के बारे में। मिस्टर युवराज, मैं ऐसी ही हूँ। अक्सर मेरी मम्मी कहती है कि मेरी ज़ुबान में हड्डी नहीं है और मुझ में यही बात उनको पसंद नहीं है। तुम काफ़ी बेबाक किस्म की लड़की हो, सच बोलने से हिचकिचाती नहीं हो, फिर वो चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। ये खूबी आजकल के समय में लोगों में देखने को बहुत ही कम मिलती है। तुम सिंगल हो या किसी के साथ रिश्ते में हो? फिलहाल सिंगल हूँ, अभी कुछ ही समय पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है। सॉरी, वजह जान सकता हूँ? वो मुझे धोखा दे रहा था और मुझे धोखे से सख्त नफरत है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे भी रिश्तों में बेवफाई पसंद नहीं। हम दोनों में कुछ कुछ बातें मिलती हैं मिस्टर युवराज, इसीलिए शायद हम दोनों एक साथ इस वक्त यहाँ अकेले में बैठकर बातें कर रहे हैं। श्रद्धा, रात बहुत हो गई है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। युवराज श्रद्धा को उसके घर छोड़कर जा ही रहे थे, तभी श्रद्धा ने उन्हें रोकते हुए कहा, आज की रात को खास बनाने के लिए शुक्रिया। ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए श्रद्धा, ये हमारी पहली मुलाकात ज़रूर थी, लेकिन आखिरी नहीं। जल्दी मिलते हैं। श्रद्धा मुस्कुराते हुए अंदर चली गई थी और युवराज मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ निकल गए थे। आज इतने सालों बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक दिन सिर्फ अपने लिए जिया था। श्रद्धा के साथ वक्त बिताने के बाद उससे शादी करने का फैसला और पक्का हो गया था। श्रद्धा घर पहुंची तो देखा रश्मिका हॉल में बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ से आ रही हो श्रद्धा? एक दोस्त के साथ बीच पर गई थी। उस दोस्त का नाम जान सकती हूँ? मैंने आपसे कभी आपके दोस्तों के नाम पूछे हैं? तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे सवाल पूछने का पूरा हक है कि इतनी रात को मेरी बेटी किस दोस्त के साथ बीच पर घूम रही थी। मैं समीर के साथ गई थी, पार्टी में बोर हो रही थी, तभी उसका फ़ोन आया और उसके साथ बीच पर जाने का प्लान बन गया। घबराइए नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच में बातचीत के अलावा और कुछ नहीं हुआ। मुझे नींद आ रही है मम्मी, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। और हाँ, मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए,
मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। रश्मिका अपने बेटी के तेवर देखकर हैरान थी। श्रद्धा ने जानबूझकर समीर का नाम लिया था। वो रश्मिका बत्रा के मिस्टर युवराज सिंह राठौर से शादी के सपने को इतनी जल्दी तोड़ना नहीं चाहती थी। रात को देर से घर आने के कारण युवराज को नींद देर से खुली थी। तब तक निया और रुद्र स्कूल जा चुके थे। काया ने उन्हें बच्चों की नाराजगी के बारे में बताया, जिसे सुनकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ, लेकिन फिर उन्होंने ये कहकर अपने मन को समझा लिया कि बच्चों के अलावा भी उनकी एक अपनी निजी ज़िंदगी है और उन्हें भी खुश रहने का इंतज़ार है। पहुंची ही थी कि मिसेस रश्मिका का फ़ोन आ गया। वो उनके साथ लंच पर मिलने के लिए कह रही थी। मिसेस रश्मिका, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करके बताता हूँ। उसने फ़ोन रखते ही युवराज ने श्रद्धा को फ़ोन मिला दिया। कैसी हो श्रद्धा? मेरे मिजाज तो बढ़िया हैं, आपके कैसे हैं? कल रात के बाद से मेरे मिजाज तो आसमान छू रहे हैं। अच्छा, अभी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, वो लंच साथ करने का कह रही हैं। तुम भी आ जाओ, मज़ा आएगा। नहीं, अभी तो संभव नहीं है क्योंकि मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है लंच पर। आप दोनों लुत्फ़ उठाइए ना लंच डेट का। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। बेकार की बातें बंद करो श्रद्धा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी मम्मी में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें तो दिलचस्पी है आपको मेरी डैडी बनाने में। फालतू की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वैसे किसके साथ जा रही हो? अरे, आप तो अभी से मेरे डैडी बनने की कोशिश करने लगे। मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। श्रद्धा के बात करने के तरीके से युवराज का मूड खराब कर दिया था। उन्होंने मिसेस रश्मिका को फ़ोन करके लंच के लिए हाँ कर दी थी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी देवेंद्र को फ़ोन करके कैबिन में बुलाया। जी सर, आपने मुझे बुलाया? देवेंद्र, रश्मिका की बेटी श्रद्धा पर नज़र रखनी है कि वो कब कहाँ जाती है और किससे मिलती है। जी सर। देवेंद्र के जाने के बाद युवराज श्रद्धा के बारे में सोचने लगे। कल रात इतना अच्छा वक्त साथ बिताने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी श्रद्धा उनसे इस तरह से बात करेगी। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने खुद से श्रद्धा से शादी की बात की तो वो मना कर देगी। इसलिए उन्होंने ये बात पहले मिसेस रश्मिका से कहने के बारे में योजना बनाई थी। दोपहर को एक 5 स्टार होटल में युवराज और रश्मिका लंच के लिए मिले थे। रश्मिका हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हेलो कहा। शुक्रिया मिस्टर युवराज, आपने मेरे साथ लंच के लिए वक्त निकाला। आपके लिए वक्त निकालना तो बनता है मिसेस रश्मिका। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। खाना खाने के बाद युवराज सीधा मुद्दे की बात पर आ गए। मिसेस रश्मिका, मैं आपकी बेटी श्रद्धा से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो हैरान भरी नज़रों से युवराज की ओर देखने लगी। उसे इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी। आप होश में तो हैं? पता भी है आपको आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं पूरी तरह से होश में हूँ और जो भी कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। मुझे श्रद्धा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर युवराज, श्रद्धा आपके बेटी की उम्र की है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। आपको उससे प्यार होगा लेकिन उससे आपसे प्यार नहीं हो सकता। अपनी बेटी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी उसके पिता की उम्र से व्यक्ति से करने की सोच भी नहीं सकती। आप शादी के बारे में मत सोचिए, वो मैं सोच लूँगा। आप सर से लेकर पाँव तक मुझे कर्ज में डूबी हुई हैं। गहने बेच कर तो अपना ये महंगा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रही हैं। आप अपनी कंपनी मेरे नाम कर दीजिए, आपके सारे कर्जे मैं चुकता कर दूंगा और आपको कंपनी में 40% की हिस्सेदारी भी दे दूंगा। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। एक्सपायरी औरतों की उम्र होती है मिसेस रश्मिका, आदमियों की उम्र की नहीं। मैं चाहूँ तो मुझे कोई भी लड़की मिल जाएगी शादी के लिए, लेकिन मुझे श्रद्धा में दिलचस्पी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपके घर की नीलामी हो जाए और आप और आपकी बेटी सड़क पर भीख मांगते नजर आएँ। अपनी शादी से अच्छा है अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचिए। रश्मिका ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आपके ऑफ़र के बारे में सोचने के लिए। ज़्यादा समय मत लीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर श्रद्धा ने शादी के लिए मना कर दिया तो? इसलिए तो मैंने सीधा उससे बात ना करके पहले आपसे बात की है। उसे कैसे मनाना है ये आप सोचिए, लेकिन उसे शादी के लिए राज़ी करते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा, उसकी नज़रों में मेरी छवि ख़राब नहीं होनी चाहिए। समझ रही हैं ना आप मेरी बात? चलिए मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। युवराज के जाने के बाद भी वो कुछ देर वहीं बैठी रही और उनकी कई बातों के बारे में सोचती रही। उनके मन में बसी युवराज की छवि को खुद युवराज ने ही तोड़ दिया था। खैर, वो बिजनेसमैन है, चीज़ों को कैसे हासिल करना है उसे अच्छी तरह से पता है। दिल को किनारे पर रखकर दिमाग से सोचने के बाद उन्हें लगा कि युवराज का ऑफर कुछ बुरा नहीं है। शान शौकत की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए उनके ऑफर को मानने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी डूबी हुई कंपनी के सहारे और किसी बोझ के नीचे दबकर कब तक जिंदगी चलेगी? श्रद्धा का क्या है, खूबसूरत है, जवान है, किसी के साथ भी कल को घर बसाकर उन्हें टाटा बाय बाय करके चली जाएगी, फिर उनका क्या होगा?
उम्र ने तो बढ़ना ही है, कम तो होने से रही। अपना भविष्य सुरक्षित रखने में कोई बुराई नहीं है। वो श्रद्धा को शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन समस्या ये है कि वो जानती है श्रद्धा अड़ियल स्वभाव की है और वो आसानी से मानेगी नहीं। शाम तक श्रद्धा की रिपोर्ट भी पहुंच गई थी युवराज के ऑफिस में। चिंता की कोई बात नहीं थी। वो शाल्वी नाम के दोस्त के साथ लंच पर गई थी और फिर उसके साथ कुछ देर मॉल घूमने के बाद घर वापस आ गई थी। इस बात ने युवराज को खुश कर दिया था। बस अब उन्हें श्रद्धा की हाँ का इंतजार था। युवराज आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे ताकि निया और रुद्र के साथ कुछ वक्त बिता सके। उनके बच्चे उनकी जान थे। सुबह से उन्हें देखा नहीं था, इस कारण पूरा दिन आज मन बेचैन था। बच्चे भी उन्हें जल्दी घर में देखकर खुश हो गए थे। रात के खाने के बाद वो बच्चों और काया को मरीन ड्राइव ले गए थे घुमाने के लिए। उन्हें समंदर बहुत पसंद आया, इसीलिए वो समंदर के करीब जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। और फिर मरीन ड्राइव की तो बात ही अलग थी। रात के 12-1 बजे तक वहाँ चहल पहल रहती थी। सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ वक्त बिताने आते थे। कुछ लोग रात को जॉगिंग भी कर रहे होते थे। मुंबई रात को सोती नहीं है। यहाँ जिंदगी निरंतर दौड़ती रहती है और इस दौड़ भाग में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। काया कभी समंदर में उठती लहरों को देख रही थी तो कभी युवराज के चेहरे को। युवराज के परिवार के साथ रहते हुए इतने साल बीत चुके थे कि उसे लगता था जैसे वो बच्चों युवराज एक ही परिवार हो। बचपन से ये नाथ आश्रम में पली बड़ी थी। यूँ तो वहाँ सभी की उसके साथ अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अंकुर उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अंकुर ने नौकरी लगते ही उसके साथ शादी का प्रस्ताव रख दिया था, जिसे उसने सहर्षी स्वीकार कर लिया था। पूरा नाथ आश्रम उसकी शादी में शामिल हुआ था। सबने मिलकर खर्चा किया था। काया और अंकुर बहुत खुश थे। अधिकांश जिंदगी अनाथ आश्रम में बिताने के बाद अब उनके रहने के लिए अपना एक छोटा सा घर था। माना घर भाड़े का था और एक ही कमरा था, लेकिन उनके लिए वो किसी महल से कम नहीं था। शादी को 1 साल बीत चुका था। वो माँ बनने वाली थी कि एक सड़क दुर्घटना में उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ऑफिस से आते समय अंकुर की मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी और सड़क पर ही उसकी मौत हो गई। ये खबर काया बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका मिसकैरेज हो गया। वो फिर से अनाथ हो गई। अनाथ आश्रम वालों के सिवा उसका कोई नहीं था। वहाँ की बड़ी मैडम की सिफारिश पर उसे युवराज के यहाँ नैनी की नौकरी मिल गई थी। युवराज के परिवार से उसे प्यार और इज्जत दोनों मिली। निया और रुद्र के प्यार ने उसे जख्मों पर मरहम का काम किया था। वो उन्हें उनकी सगी माँ की तरह ही प्यार करती थी। काया को ख्यालों में गुम देखकर युवराज ने पूछा, क्या सोच रही हो काया? कुछ खास नहीं, बस अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। आपका परिवार मुझे सहारा नहीं देता तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर युवराज। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। तुमने उन्हें सगी माँ की तरह पाला है। मैं, तुम, बच्चे, हम सब एक परिवार ही तो हैं। मैं ताउम्र तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा काया। ये सुनकर काया हल्का सा मुस्कुरा दी। काया आजकल किसी के साथ की कमी बेहद महसूस होती है। कभी कभी लगता है कोई हो जिसके साथ मैं वक्त बिता सकूं, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां बांट सकूं। काफ़ी दिनों से मैं तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। काया, मैंने दूसरी शादी करने का मन बना लिया है। एक पल को काया को लगा कि युवराज उसकी ओर अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल काया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया जब उसने ये सुना कि वो मिसेस रश्मिका बत्रा की बेटी से श्रद्धा से शादी करना चाहते हैं। क्या हुआ? तुम इतनी हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? ओहो काया, कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं जानता हूँ श्रद्धा निया से कुछ साल ही उम्र में बड़ी है, लेकिन प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। क्या श्रद्धा भी शादी के लिए तैयार है? काया ने दबे स्वर में पूछा। युवराज ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, अब ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है। मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों को मेरी दूसरी शादी के लिए समझाओ, पर अभी श्रद्धा के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा के बारे में मैं खुद निया से बात करूँगा। फिलहाल तुम उनके दिमाग में मेरी दूसरी शादी की बात इस तरह से डालो कि उन्हें ये गलत ना लगे और वो इसे आसानी से स्वीकार कर लें। काया के जज्बात उसके सीने में ही दबकर रह गए। युवराज श्रद्धा के ख्यालों में इस तरह गुम थे कि वो उसकी आंखों में छिपी नमी को देख ही नहीं पाए। खैर, इसमें युवराज की कोई गलती नहीं थी, इसमें सारा दोष उसी का था। उन्होंने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो उसे पसंद करते हैं। वही उनकी दोस्ती को गलत समझ बैठी थी। उसने अपने जज्बातों को संभालते हुए कहा, आपने सही फैसला लिया है मिस्टर युवराज। जीवन साथी के बिना जिंदगी अधूरी है। मैं अपनी तरफ से बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन निया को तो आप जानती हैं, चौड़ा समय लगेगा उसे समझाने में, लेकिन वो समझ जाएगी। शुक्रिया काया, मुझे समझने के लिए और मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। भगवान तुम्हें वो सब दे जो तुम चाहती हो। काया ने मन ही मन कहा, भगवान की तो मुझसे दुश्मनी है जैसे। उसने मुझसे वो हर चीज़ छीन ली जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। मैंने आपको चाहा था युवराज, और आज उसने फिर एक उम्मीद मुझसे छीन ली। चलो काया, घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। जी, मैं अभी बच्चों को आवाज़ लगाती हूँ। इधर युवराज, काया और बच्चे घर की तरफ निकल गए थे। उधर रश्मिका बत्रा अपनी बेटी श्रद्धा से कैसे युवराज के बारे में बात करें ये सोच रही थी। तभी श्रद्धा ने उन्हें ज़ोर से हिलाते हुए कहा, इतनी देर से क्या सोच रही हो मम्मी? कोई जवाब न मिलने पर श्रद्धा ने हंसते हुए कहा,
क्या हुआ, युवराज ने शादी से इनकार कर दिया? इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? अमीर उम्र दराज पुरुषों की कमी थोड़ी ना है। वो नहीं तो कोई और सही। बकवास बंद करो अपनी श्रद्धा, जरा जुबान पर लगाम देकर बात किया करो। माँ हूँ, तुम्हारी सहेली नहीं। वैसे तुम्हें कैसे पता कि युवराज को मुझसे दिलचस्पी नहीं है? मैंने तो ऐसे ही तुक्का मारा था मम्मी, गलती से सच निकल गया। ओहो, वैसे उसमें मुझे तो दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी में ज़रूर है। श्रद्धा ने हैरान होते हुए कहा। मतलब वो तुमसे शादी करना चाहता है? आपने ये बात सुन भी कैसे ली? उन्हें सुनाया नहीं? वो मेरे पिता की उम्र के हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें अपने बेटी की उम्र की लड़के से शादी के बारे में सोचते हुए। ये बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर चुप हो गई। तुम्हें तो पता ही है हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मुश्किल में है, हमारा खर्चा कैसे मैं निकाल रही हूँ। ये शान शौकत की ज़िंदगी जीना आसान है क्या? मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे सब कुछ संभाल रही हूँ। दुनिया भर का कर्जा है सिर पर, अगर कर्जा समय पर नहीं चुकाया तो घर नीलाम होने की नौबत आ जाएगी। फिर कहाँ जाएंगे हम? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? कभी सोचा है तुमने? एक युवराज ही है जो हमें इन सबसे मुसीबतों से बचा सकता है। मम्मी, मैं आपसे दोगुने उम्र के व्यक्ति से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। आप उन्हें फ़ोन करके मना कर दीजिए। जोश से काम मत लो श्रद्धा, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। जवाब देने में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब करना आता है ना तुम्हें, तो बैठकर उसकी दौलत का हिसाब लगाओ। मैं इसे शादी करने के लिए कह रही हूँ, निभाने के लिए नहीं। सब सही लगे तो शादी निभा लेना, वरना तगड़ी रकम लेकर तलाक ले लेना। श्रद्धा गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी। मैं रश्मिका बत्रा की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उस जैसी नहीं हूँ। आपका ज़मीर मर चुका होगा मम्मी, लेकिन मेरा भी जिंदा है। श्रद्धा गुस्से में पाँव पटकते हुए अपने कमरे में ऊपर जा ही रही थी कि रश्मिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि तुम अभी घर पर हो, सड़क पर नहीं, क्योंकि सड़क पर रहने वालों को कोई ज़मीर नहीं होता। उन्हें सिर्फ पेट की भूख परेशान करती है, ज़मीर की आवाज़ नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने युवराज से शादी नहीं की तो तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दूंगी। बहुत ज़मीर वाली हो ना तुम, तो कल से लोकल ट्रेन के धक्के और पटरी पर खड़े होकर बड़ा पाव खाना। ज़मीर का ताना कभी रश्मिका बत्रा को मारने की भूल दोबारा मत करना। श्रद्धा रोते हुए चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उसने गुस्सा आ रहा था युवराज पर, अपनी मम्मी पर और उससे ज़्यादा अपने हालात पर। उसकी उम्र ही क्या थी अभी, सिर्फ 23 साल। उसने सोचा था वो किसी से प्यार करेगी और फिर शादी करेगी। अपने जीवन साथी को लेकर कितने सारे सपने थे उसके। उसे इतनी जल्दी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और इतने बड़े उम्र के आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ तो 23 साल की और कहाँ युवराज 45 साल का। उसने ये बात सोच भी कैसे ली? श्रद्धा को गुस्सा आ रहा था युवराज के बारे में सोच कर। वो चाहती थी मम्मी की शादी उससे ना हो, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी शादी युवराज से हो जाए। एक मन तो हुआ कि युवराज को फ़ोन करके भी खरी खोटी सुना दी, लेकिन ये सही नहीं था। युवराज कोई आम आदमी नहीं था, राठौर कंस्ट्रक्शन का मालिक था। श्रद्धा के सिर में दर्द होने लगा था ये सब सोच कर। सुबह तक के लिए ये मसला उसने अपने दिमाग से निकाल दिया था और वो गहरी नींद में सो गई थी। वो तो सो गई थी, लेकिन रश्मिका बत्रा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इतनी जल्दी कोई भी जवाब युवराज को नहीं देना चाहती थी। उन्हें पता था उनकी बेटी के सोच जल्दी ही बदल जाएंगे, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं थी। पैसे और आराम की आदत एक बार पड़ जाए तो लाख छुड़ाने की कोशिश करो, छूटती नहीं है तो आखिर उसका ही खून। युवराज से शादी करने के बाद मिलने वाली ऐसी ज़िंदगी को कितनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देगी। एक तरह से अच्छा ही है श्रद्धा सोचने के लिए समय ले रही है। युवराज की भी लगना चाहिए कि वो उसकी ऑफर को लपकने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। सुबह जब श्रद्धा सोकर आई तो देखा मम्मी घर पर नहीं थी। फ्रिज पर नोट चिपका कर गई थी कि वो ज़रूरी काम से बाहर जा रही है। दोपहर को लंच पर घर वापस नहीं आएगी। कुक नाश्ता बनाकर चली गई थी। नाश्ता करके वो भी बाहर जाने की तैयारी में थी। कार की चाबी ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं मिल नहीं रही थी। पर्स खोलकर देखा तो उसमें ना तो कैश था और ना ही उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स थे। अपनी मम्मी की इस हरकत पर उसका खून खौलने लगा था। उसने गुस्से से मम्मी को फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी बात मनवाने के लिए मम्मी इस हद तक चली जाएंगी। उसने फ़ोन करके अपनी बेस्ट फ्रेंड शाल्वी को घर बुला लिया था। श्रद्धा ने जब उसे युवराज के बारे में बताया तो वो खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह श्रद्धा, तेरी तो निकल पड़ी। युवराज सिंह राठौर कंस्ट्रक्शन का मालिक तुझ पर न सिर्फ फिदा है, बल्कि तुझसे शादी भी करना चाहता है। उससे शादी करने की बात हो तो करोड़ों की मालिक बन जाएगी यार। तू पागल हो गई है शाल्वी, ये क्या कह रही है? जानती भी है वो मुझसे उम्र में 22 साल बड़ा है। उसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। मुझे पता है श्रद्धा, दिल से नहीं दिमाग से सोच। उसके बच्चे बड़े हैं तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए माँ नहीं तलाश रहा, अपने लिए बीवी तलाश रहा है। वो चाहे तो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन सिर्फ तू पसंद है उन्हें। प्यार करके तुझे क्या हासिल हुआ? उसने तुझे धोखा दे दिया ना। कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले खेल में उलझी रहेगी? बेहतर है शादी कर ले। युवराज की समाज में इज्जत है और साथ ही वो बेशुमार दौलत का मालिक भी है। सुखद भविष्य के बारे में सोच, उसकी उम्र के बारे में नहीं।
उम्र चाहे जो भी हो उसकी, लेकिन दिखने में कितना हैंडसम है। फिटनेस देखी है उसकी, आजकल के लड़कों को भी मात कर दे। इस मौके को हाथ से ना जाने दे। मेरी मम्मी तो कह रही हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं कह रही हैं। बाकी तेरी मर्जी। शायद ज़िंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर चल मेरे साथ, आज मैं तुझे लोकल ट्रेन से सफ़र करवाती हूँ। तू मुंबई के पॉश इलाके में रहती है, तुझे नहीं पता चौर और छोटे छोटे घरों में लोग कैसे रहते हैं। मुंबई में 1 बेडरूम हॉल वाले घर की कीमत ही 1-1.5 करोड़ से शुरू होती है। हिम्मत है गरीबों वाला जीवन जीने की। ये सब सुनकर श्रद्धा परेशान सी हो गई थी। उसे तो ये सब बातें सुनकर ही उबकाई आ रही थी। ऐसा जीवन जीने के बारे में सोचना तो दूर की बात थी। शाल्वी उसे ज्ञान देकर चली गई थी, उसकी बात गलत नहीं थी। आज उसे पिज़्ज़ा खाने खिलाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उसे तो गरीबों के बारे में सोचकर ही डर लगने लगा था। उसे समस्या युवराज से नहीं, उसकी उम्र से थी। उसे डर था कहीं युवराज की उम्र उनके शादीशुदा संबंधों में समस्या ना पैदा कर दे। उसका दिल और दिमाग उसे उलझा रहा था। अजीब कश्मकश का शिकार थी वो इस वक्त। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी तो उसकी आंखें छोटी हुई। उसने उठाकर देखा। बिजनेस मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर छपी युवराज की फोटो को देखकर उसका दिल जारी है। उसका दिल आखिर क्या? अनुमान लगाकर जवाब दीजिए। क्या श्रद्धा युवराज और अपनी माँ की जिद के आगे घुटने टेक देगी, या युवराज को उसके लिए तड़पना पड़ेगा? जानने के लिए देखते रहिए। ना उम्र की सीमा हो, इश्क के नापाक।